Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we will discuss about experimental determination of stability constants, and this part of the lecture belongs to the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. जिसमें हम देखेंगे कि हाउ वी विल डिटरमिन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द एंड ऑफ दैट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट से जो है वो फिर हमें पता लगेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है, और उसी बेस पर हम सारे फैक्टर्स जो है हम स्टडी करते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। सो ये जो मेथड है जिसमें हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे, ये है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। और लकीली हम जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हम ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिहाज से ही पढ़ रहे हैं। तो जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको शेयर किया था कि हाउ वी डिटरमिन द लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स जो है वो हम डिटरमिन करते हैं बिफोर वी परफॉर्म आवर एक्चुअल प्रैक्टिकल। तो लैम्डा मैक्स जो है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि लैम्डा मैक्स में हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक तरफ जो है वो वेवलेंथ है और दूसरी तरफ जो है वो एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें कि ये एक डॉटेड कर्व जो है वो जा रही है, दिस डॉटेड कर्व इज़ ऑफ दैट ऑफ मेटा लाइन। कि जो मेटा लाइन है वो यहाँ पर ये उसकी लैम्डा मैक्स आ रही है, तकरीबन आप कह लें 750 के करीब है। लेकिन जब मेटल जो है वो लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है तब उसकी पीक जो है वो लैम्डा मैक्स जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक अब जो है उसकी ये जो है वो पीक बनी है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर मेटा लाइन। तो यहाँ पर ये मेटा लाइन की है और ये जो है वो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की है। व्हाट इट मीन्स कि जैसे ही आपके एनालाइट की नेचर चेंज होगी उसकी जो लैम्डा मैक्स जो पीक है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों है कि पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है? इट्स बिकॉज कि हर जो एनालाइट है उसकी ये करैक्टरिस्टिक जो है वो लैम्डा मैक्स होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर अब लैम्डा मैक्स जो है वो चेंज हो गई है। सो नाउ इट इज़ 550, जो कि पहले जो थी वो 750 के करीब थी। इसी तरह अगर हम लिगेंड का कोई लैम्डा मैक्स डिटरमिन करें तो लिगेंड की भी कोई डिफरेंट एक कहीं जो है वो पीक आएगी। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने उधर प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था कि हाउ वी डिटरमिन लैम्डा मैक्स। तो कैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल को इंजेक्ट उसको प्लेस करते हैं क्यूवेट को, और उसके बाद बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये पोर्शन उसकी जो है वो स्कैनिंग होती है और आपकी पीक जो है वो बन जाती है। तो पीक जो है वो आपकी इस तरफ बन जाती है। नाउ हम देखते हैं वहाँ पर भी हमने देखा एक जो ऑब्जर्वेबल चीज़ थी कि कलर्ड सोल्यूशन की वहाँ पर जो है वो पीक आई है। तो यस, सोल्यूशन कलर भी हो या कलरलेस भी हो, तो हम अगर वो कलरलेस होगा तो ज़ाहिर है वो यूवी में एब्जॉर्ब करेगा, अगर कलर सोल्यूशन है तो वो विजिबल रीजन में जो है वो उसकी पीक जो है वो ड्रॉ होगी। अब वहाँ पर मैंने आपने वीडियो देखी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं कि वाई वी नीड टू डिटरमिन द लैम्डा मैक्स। तो उसका आंसर ये है कि वहाँ पर उस प्रैक्टिकल में कि वाई वी नीड टू एनालाइज टू डिटरमिन द लैम्डा मैक्स। यहाँ पर तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ रीज़न कि यहाँ पर हम क्यों करें, लेकिन उस प्रैक्टिकल में हम लैम्डा मैक्स इसलिए डिटरमिन करते हैं कि मैंने शुरू से आपको बताया था कि हम मोनोक्रोमेटर क्यों यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लाइट का छोटा पोर्शन, थोड़ा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन आगे सेंड करें, उसमें से जो फिर पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, मिस होगा, वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। तो डिटेक्टर के लिए इजी होगा कि वो उस कम बैंड में से जो उसके पास पहुंच रहा है उसमें से अगर वो लाइट थोड़ी सी और एब्जॉर्ब हो रही है, वो नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए इजी है कि उसको पता लग जाए। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी लाइट आगे भेजें और कौन सी लाइट जो है वो उसको आगे ना भेजें? तो ये कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होगा। उसके लिए कि हमने कौन सा वो सिलेक्टेड बैंड जो है वो आगे भेजना है, तो वो हम वही भेजेंगे जो कि सैंपल एब्जॉर्ब करेगा।
इसलिए हम ये प्रैक्टिकल करते हैं कि हम वहाँ पर एडवांस प्रैक्टिकल में जब हमने डिस्कस किया था, वो इसलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि हमें वो लाइट का पोर्शन पता लगे जो कि आगे भेजना है। ठीक है, जब ये आंसर आ जाएगा ना, फॉर एग्जांपल लैम्डा मैक्स है 550, तो हम क्या करेंगे कि हम बजाय ये सारी लाइट आगे भेजने के, ये वाली और ये वाली, जिससे टाइम भी लगेगा और डिटेक्टर के लिए भी प्रॉब्लम होगा, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाला रीजन जो है 500 600 ये आगे सेकंड। और फिर जब हम सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि डियर केस में किया था, हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, स्टैंडर्ड्स की एब्जॉर्बेंस की कंसंट्रेशन ली, फिर हमने उसमें अपने सैंपल की ली। तो वो प्रैक्टिकल करने से पहले जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने ये नंबर, ये वेवलेंथ सेलेक्ट करके आगे भेजनी है, बाकी सारी लाइट रोकनी है, तो वो इसी तरह ही होगा कि पहले स्टेप में आप सोल्यूशन बनाएं, हर वेवलेंथ को पास करवाएं, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है वो नोट कर लें। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और जब आप अपने अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, जस्ट लाइक डियर के स्टडी, तो तब आप जो है ये वाली वैल्यू वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप लाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप वो बैंड सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपने आगे भेजना है, ताकि डिटेक्टर के लिए जो है वो लाइट इजीली जो है वो अब्जॉर्बेंस हो और वो इजीली जो है वो उसको कैलकुलेट कर ले। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्पज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक लॉ पढ़ा होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि हमने आगे जो है वो इस प्रैक्टिकल के बाद एडवांस प्रैक्टिकल में हमें इसे ही डिस्कस करना है। तो बियर लॉ क्या है या बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल एन सी, वेयर एल इज़ दी पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ कौन सी होगी? ये वही सेल की जो है वो लेंथ होगी, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। सी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ई इज़ द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और या इसको हम मोलर अब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। और ये जो है वो करैक्टरिस्टिक होता है हर सोल्यूशन का, हर सैंपल का, और ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये है एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा कब होगी? जब पाथ लेंथ ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए, उसके रास्ते में उतने ही मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ही एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। सेकंड है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ज़ाहिर है वो भी मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और इन दोनों फैक्टर से एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि दिस इज कॉल्ड एज बियर लैम्बर्ट लॉ। एक्चुअली एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ये लैम्बर्ट लॉ है, एंड एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये है बियर्स लॉ। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इसको इकट्ठा बोलते हैं बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो ये आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये KF है, एंड प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है वो 2 फॉर्म्स में होगी, एक मेटल फ्री फॉर्म में और एक मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। इसी तरह जो लिगेंड की कंसंट्रेशन है वो भी 2 फॉर्म्स में होगी, एक लिगेंड जो है वो अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। ये वही एब्जॉर्बेंस की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी, और यहाँ पर A इज इक्वल टू ELNC, C की जगह जो है यहाँ पर हमने वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ले लिया। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो लेनी है यहाँ इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हमें चाहिए KF, तो हमारे पास ये ml+2 जो है वो हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, अब जो एप्सिलॉन है ये कांस्टेंट है, अगर हम कंसंट्रेशन और L जो है ये अगर यूनिटी इज्यूम करें तो जो आपकी एब्जॉर्बेंस होगी वो इस एप्सिलॉन के बराबर होगी। तो एप्सिलॉन इज़ अ कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से पता लग जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि ये और ये किस तरह फाइंड करें, तो ये हम फाइंड करेंगे कि इस वैल्यू को हम अगर यहाँ और यहाँ पुट करें तो इस इक्वेशन से जो है वो हमें
हेल्प मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये हमने जो शुरू में डाली थी मेटल की और लिगेंड की, ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर भी, एंड अल्टीमेटली सारी ये वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो के एफ जब आपको डिटरमिन हो जाएगा तो ओवरऑल जितना भी आपने प्रीवियस लेक्चर में अपने ये स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स पढ़े हैं वो सारे जो हैं वो डिटरमिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो आपने जो है वो लेनी है टू फाइंड दिस के मेटल और लिगेंड जो है उसकी ये वैल्यू डिफरेंट आएगी, वेयर एज जो अकेली आपकी मेटल है उसकी वो वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाइट, और ये भी एक प्रॉपर उसमें जो है वो फ़र्क आपको पता लग जाएगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इन देन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।